ये तीन तो सबसे मेन है। एक तो आप देख रहे हैं कि आप कहीं भी चले जाइए, जो स्कूल हैं, विद्यालय, अगर कहीं स्कूल है तो वहाँ पे मास्टर साहब नहीं है, जहाँ मास्टर साहब हैं वहाँ विद्यालय नहीं है, जो कि शिक्षा मस्ट है। अगर शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम किसी बच्चे को शिक्षित बना देते हैं तो उसको रोजगार की कमी नहीं है। कोई ना कोई आएगा ही, आप आए या फिर कोई आए, या किसी और पार्टी से, जैसे कांग्रेस से ब्रजेश पांडे रवीश कुमार के भाई हैं, तो कितना डिफिकल्ट होगा यहाँ पे चुनाव लड़ना? कैसे जनता को विश्वास दिला पाएंगे कि नहीं, हम जो बातें कर रहे हैं सत्ता में बैठेंगे तो इसी बात को इम्प्लीमेंट भी करेंगे? कितना मुश्किल है? लेकिन वोट कटवा नहीं, प्रशांत जी ने अभी आपको कहा था ना, आपने सुना होगा, जब वोट कटवा तो है पर ये वोट इतना काटेगा कि जो दोनों तीनों पार्टियां होगी वो खुद अपने आप कट जाएगी, और इतना काटेगा कि सरकार जनसुराज बना लेगा। इसी वर्ष बिहार में विधानसभा चुनाव होने को है। इसको लेकर तमाम पार्टी नेता सभी तैयारी में जुट चुके हैं। लेकिन कल जो जनसुराज की तरफ से पटना में खबर आई, वैसा लग रहा था कि जनसुराज वाकई असल मायने में जनता के हुकूक के लिए सड़कों पर लड़ रही है। सबसे पहले जनसुराज के नेता हैं, गोविंदगंज से भावी प्रत्याशी हैं रविशंकर पांडे जी। इनसे हम बात कर लेते हैं कल के ऊपर। इसके बाद धीरे धीरे गोविंदगंज विधानसभा के ऊपर आएंगे, फिर स्टेट पॉलिटिक्स पे आएंगे। लेकिन कल के मुद्दे पर एक छोटा सा प्रतिक्रिया ले लेते हैं कि क्योंकि कल जब सब खत्म होने वाला था तभी प्रशांत किशोर का एक वीडियो वायरल होता है जिसमें बोलते हैं कि जनता पे लाठी चलाओगे, चलाओ चलाओ लाठी। इस पे एक स्टेटमेंट ले लेते हैं कि क्यों प्रशांत किशोर इतना उग्र हो गए और ऐसा कहने लगे। सबसे पहले तो स्वागत है सर, क्या कैसे हैं आप? बस बढ़िया, फर्स्ट क्लास, सबको नमस्कार, प्रणाम। कल जो आंदोलन खत्म होने के कगार पे था तभी एक वीडियो निकल के आता है जिसमें प्रशांत किशोर एकदम एग्रेसिव मोड में कहते हैं कि लाठी चलाओगे जनता पे, चलाओ लाठी, हम तैयार हैं खाने के लिए। क्या हो गया था अचानक? देखिए प्रशांत जी हम लोग के नेता हैं, और जैसे अगर देखा जाए परिवार का मुखिया जो होता है, अगर बच्चों पे कोई अगर आफत विपत आता है तो एकदम अपने आप में वो तैयार हो जाता है लड़ने भिड़ने के लिए। तो वैसे ही प्रशांत जी हम लोग का जो नेता हैं, उनको जब लगा कि हमारे कार्यकर्ता पर सरकार, निकम्मी सरकार, इसने लाठी चार्ज कर दिया, और जब उनके सामने देखा कि एक जो कार्यकर्ता था उसका सिर भी फट गया, तो एकदम से आपको पता ही है कि शेर जाग गया। अब शेर जाग गया है, अब जो शेर का दहाड़ है उसके दहाड़ से ही सरकार एकदम मतलब बेचैन व्याकुल हो गई। और आपने देखा कि तुरंत उधर से ऑर्डर आ गया कि हम लोगों ने 7 दिन का टाइम उन लोगों ने लिया कि 7 दिन का समय दीजिए, जो आपकी जो मांग है। वो हमारी मांग क्या है, सरकार ने खुद घोषणा किया था कि सबको जो 85-88 जो 90 लाख परिवारों को 2-2 लाख जो देना था, हाँ, को मिलेगा बिजनेस करने के लिए 3 डिसमिल जमीन मिलेगा। बिल्कुल 3 डिसमिल जमीन मिलेगा, तो सरकार का ही था घोषणा, और सरकार ने घोषणा किया। और आप देख लो, अप्रोक्स घोषणा की हुई भी 2 साल होने को है, सरकार के जू नहीं चढ़ रहा है, देने को तैयार नहीं है। तो विपक्ष तो एकदम आप देख ही रहे हैं, विपक्ष को तो मतलब नहीं है भाई, नाम के लिए विपक्ष रह गया आरजेडी, पर उनको तो कोई मतलब है नहीं। वो तो गोलमोल करके सरकार के साथ, सत्ता के साथ मिलकर वो लोग चाह रहे हैं कि सत्ता में बने रहे, सुख अपना लेते रहें। तो अब विपक्ष का जो भूमिका है वो भी हमें जनसुराज को ही निभाना है, और अगला सरकार भी जनसुराज को बनाना है। तो इसीलिए प्रशांत जी ने, आपने देखा कल वो एकदम दहाड़ना शुरू कर दिया है उन्होंने। और आने वाले जो 3 महीना है, 4 महीना, इसमें आप देखेंगे 100% हम लोग जनसुराज की सरकार बनेगी। जनता भी देख रही है कि हमारा नेता जो हो जनसुराज का, प्रशांत जी के नेतृत्व में सरकार बनाने वाला हो, और जनता का सुंदर राज आए। क्या लगता है कि लोग ऐसा कह रहे हैं कि प्रशांत जो हैं वो एक रणनीतिकार हैं और उनको पता है कि कैसे बिहार के माहौल में एस्टेब्लिश होना है, तो ये सब एक राजनीतिक ढोंग कर रहे हैं कि पुलिस वालों से उलझ जाना, पुलिस वालों को रौब दिखाना। तो ये विपक्ष या लोग भी कह रहे हैं कि प्रशांत जो है एक रणनीतिकार है, तो उनको अच्छे से पता है ये सब चीज़ें। नहीं, ये तो देखिए सरस्वती माता का आशीर्वाद है, वो तो सबको पता है उनको। उन्होंने 12 मुख्यमंत्री ऑलरेडी उन्होंने बनाया हुआ है। तो जो रणनीतिकार का प्रधानमंत्री भी, हाँ, एक प्रधानमंत्री बनाया हुआ जो आज सत्ता में बैठे हुए हैं, तो जो कह रहे हैं रणनीतिकार, तो इसमें तो कोई नो डाउट है ही नहीं, वो तो है ही है। बाकी जो करना है वो तो करना ही है, उसको चाहे विपक्षी किसी तरीके से उसको बुनाए, पर वो तो रणनीति बन चुका है कि हमें बिहार में सरकार बनाना है और जनता का सुंदर राज लाना है। जो रोजगार युवाओं को चाहिए उस रोजगार देना है। बाहर जो जा रहे हैं पलायन के लिए, 10,000 12,000 के लिए जो काम करने जा रहे हैं, उनको यहीं पे बिहार में ही देना है। शिक्षा का पूरी व्यवस्था करना है, और आपको पता ही है स्वास्थ्य का भी चरचरम हाल है, तो स्वास्थ्य का भी करना है। तो इसलिए उन्होंने अपना मुद्दा जो लिया हुआ है वो अलग है, ना कोई जात पात की बात है, सिर्फ एक ही बात है, बस विकास की बात है। वो मुद्दा लेके हम चल रहे हैं,
और प्रशांत जी पक्का उनके बातों पे जनता को भरोसा है और आने वाले समय में जनता जो स्कूल का बैग छाप है उस पर पक्का मुहर लगाएगी और सरकार एकदम जनसुराज की बनाएगी ताकि बिहार का विकास हो, बिहार में बदलाव हो। तो ये कल की पूरी घटना थी। अब असल में इंटरव्यू अब यहाँ से शुरू होगा। कौन है रविशंकर पांडे, जो 2015 में भी तैयारी कर चुके हैं चुनाव लड़ने की, जो 2020 में भी चुनाव लड़ने की तैयारी कर चुके हैं, लेकिन भाजपा की तरफ से इनको टिकट नहीं दिया गया। आखिर में जनसुराज जब आई तो एक नई उम्मीद की किरण जैसे युवाओं में जगी है। ऐसे ही तमाम प्रत्याशी जो जनता के लिए काम करना चाहते हैं उनको भी एक उम्मीद है कि जनसुराज हम जैसे कार्यकर्ताओं का बात सुनेगा और टिकट देकर भेजेगा ताकि क्षेत्र का विकास हो के। अभी गोविंदगंज विधानसभा में बैठे हैं। गोविंदगंज विधानसभा की तरफ से जनसुराज की तरफ से भावी प्रत्याशी भी हैं रविशंकर पांडे। गोविंदगंज विधानसभा का थोड़ा सा समीकरण जान लीजिए। ये जो सीट रहा है ये बाहुबलियों का गढ़ रहा है। यहाँ से देवेंद्र दुबे विधायक रहे हैं, यहाँ से राजन तिवारी विधायक रहे हैं, यहाँ से राजन तिवारी के बड़े भाई राजू तिवारी भी विधायक रहे हैं। इस सीट का समीकरण है कि ऐसा कहा जाता है कि राजपूत, भूमियार और ब्राह्मण जिस तरफ चले जाएं वहाँ के लोग उस सीट को जिता देते हैं। अगर राजपूत, ब्राह्मण, भूमियार एक होकर किसी को वोट दे दे वो आराम से यहाँ से विधायक बन जाता है और सदन में बैठ जाता है। इन सारी चीज़ों पे चर्चा करेंगे। सबसे पहले जानते हैं कि रविशंकर पांडे हैं कौन, रविशंकर पांडे करते क्या हैं, कौन है रविशंकर पांडे। बहुत चर्चा है विधानसभा में कि रविशंकर पांडे है कौन, क्या करते हैं रविशंकर पांडे। देखिए, एक हमारे पिताजी किसान हैं, किसान के हम एक मतलब बेटे हैं और इसी ज़मीन से निकले हुए यहाँ से छोटा सा व्यापार जो पलायन के माध्यम से, जिस पलायन की आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं उसी पलायन के माध्यम से हम रविशंकर पांडे भी पलायन के शिकार हो चुके हैं। उसी पलायन के शिकार हैं और महादेव जी की कृपा और ईश्वर की जो भी मिली हुई शक्ति है, जैसे हमारे लिए प्रशांत जी को सरस्वती का आशीर्वाद है तो उसी प्रकार से हम लोग को भी विश्वकर्मा भगवान का आशीर्वाद मिला हुआ है। तो एक छोटा सा व्यापार जो अपना दिल्ली में है और बाकी क्षेत्र में लगे रहते हैं। पिछले 15 ये चौथा टर्म है। 2010 में भी हमने काफ़ी तैयारी किया और आपको पता है जो बड़ी पार्टियां हैं वो तैयारी पे भाजपा में भी थे और भाजपा जब जनसुराज आई तो भाजपा को क्विट करके अब जनसुराज का दामन थाम लिए। तो कहाँ कमी रह गई, क्योंकि आप 2010 से लगातार तैयारी कर रहे थे और 3 बार आपको निराशा हाथ लगा, उसके बाद अंततः आप जनसुराज का दामन थामे। तो कहाँ गलती हो रही थी, आपसे गलती हो रही थी या पार्टी से गलती हो रही थी? नहीं, हमसे तो गलती नहीं कहेंगे। एक्चुअली बड़ी पार्टियां जो है उसमें वो होता है ना वंशवाद, सिफारिश या किसी की भाई पृष्ठभूमि हो राजनीति, तो ऐसे ही लोगों को टिकट दिया जाता है। जो असली अगर जो काम करने वाला बंदा हो, जिसका क्षेत्र में ठीक है जनाधार सही हो, बात विचार सही हो, व्यवहार सही हो, तो उसको नहीं मिलेगा। कोई दबंग, क्रिमिनल, बदमाश इस टाइप के जो लोग होंगे उनको टिकट मिलता है, जो पार्टियां जो देखती है कि भाई वो देती है। अब भाजपा तो कहती है कि हमारे यहाँ ना ही बाहुबलियों का बोलबाला है, ना ही किसी दबंग प्रवृत्ति के लोगों को हम टिकट देते हैं। आप भाजपा में रहे हैं और भाजपा पे आप साफ तौर पे आरोप लगा रहे हैं कि जिसकी पृष्ठभूमि हो दबंग टाइप की हो, जो राजनीति जमीनी से जुड़ा हुआ हो, ऐसे लोगों को टिकट देती है भाजपा, आप ऐसा कह रहे हैं? बिल्कुल आपके सामने ही है। देखिए परिवार, वो कहते हैं ना कि परिवारवाद नहीं है, भाजपा में परिवारवाद नहीं है। राजनाथ सिंह का देखिए बेटा नहीं है, या उनके गठबंधन में जैसे देखिए चिराग पासवान हैं, वो परिवारवाद नहीं है। तो परिवारवाद उनके वहाँ और उसके बाद भ्रष्टाचार लिप्त आप देखेंगे तो उनके भी पार्टी में 60% लोग ऐसे हैं जो कि पूरा भ्रष्टाचार में लिप्त हैं, बदमाश क्रिमिनल टाइप के हैं। दूसरा बात यह है कि जितने आपने देखा होगा पिछले जो 10 साल, 12 साल, 15 साल में जो जितने लोगों ने आया और अदर पार्टियाँ से, तो उनके ऊपर इतने भ्रष्टाचार हैं, इतने घोटाले का आरोप लगे हैं। उसके बावजूद भी जैसे लगता है कि भाजपा एक समुद्र है, उसमें आएंगे, डुबकी लगा लेंगे, वो वॉशिंग मशीन लोग बोलते हैं, वॉशिंग मशीन पवित्र हो जाएंगे। तो पिछले 10-15 साल में आप देखेंगे तो यही चला है। अब देखिए जो शरद पवार के जो भतीजे थे उन पे कितना अजीत पवार कितना बड़ा पहले वो था। ऐसा आरोप लगता है कि अजीत पवार की संपत्ति जो थी, कांग्रेस में थे और 2013 का समय था, 13,000 करोड़ की संपत्ति थी, लेकिन जैसे वो भाजपा में आए और 2 साल के बाद उनकी संपत्ति जो है 65,000 करोड़ की हो गई। ये कैसे संभव है? इस प्रकार ये कोई नहीं है। मतलब इतने बढ़े हुए हैं कि अगर निकाला जाए उनकी लिस्ट तो एक पूरा कई पेज भर जाएंगे। तो जो भाजपा में आ जाता है उसके ऊपर कार्रवाई बंद हो जाता है, चाहे ईडी का हो, सीबीआई का हो, इनकम टैक्स का हो, सब बंद हो जाता है, वो सब धुल जाते हैं। और जो भाजपा में नहीं है उसके ऊपर आरोप पे आरोप लगते रहते हैं।
आप भी भाजपा छोड़ के आए हैं, आपको डर नहीं लगता है कि ईडी सीबीआई आपके पास भी पहुंच जाएगी? नहीं, हमारे पास ना इतना कोई ऐसा है, और हम लोग आपको पता ही है बिजनेस छोटा मोटा है, तो हमारे पर कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इसलिए कि हमने तो गलत कोई किया ही नहीं है। साफ़ सुथरा इनकम से लेकर के और सारा कुछ सब अप टू डेट है, तो हमारा क्या कर लेंगे, वो कुछ नहीं कर पाएंगे हमारा तो। रविशंकर पांडे एकदम व्हाइट मनी कमाते हैं, जब चाहे ईडी सीबीआई आए और इनकम टैक्स का ब्यूरो देंगे, ईडी सीबीआई आराम से आके देख सकती है। बिल्कुल बिल्कुल, आज भी आप मैं बताऊं, मतलब 80 लाख रुपए का तो आज भी हम लोग ITR भरते हैं खुद का। उसके बाद भाई 80 लाख रुपए मंथली का भरते हैं। उसके बाद में उसका पर्सनल का ही बता रहा हूँ, उसके बाद में कंपनी का अलग जाता है, तो कोई दिक्कत नहीं है, आएगा जे करे, कोई खुला किताब है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। जब आए बैठे चाय पानी पिए और आराम से ब्यौरा ले। बिल्कुल आराम से ब्यौरा लेके जाए, कोई परेशानी नहीं है यहाँ पे तो। अच्छा, गोविंदगंज विधानसभा से आप चुनाव लड़ने की तैयारी में हैं। गोविंदगंज विधानसभा में चुनाव लड़ना कितना कठिन है? क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पे वर्चस्व की लड़ाई होती है, यहाँ पे जो सीट है वो भाजपा का गढ़ है, तो कितना मुश्किल है? देखिए, वर्चस्व की लड़ाई थी, अब नहीं है। अब और दूसरा भाजपा का गढ़ था, अब नहीं है। अब यहाँ भी लोग बदलाव के मूड में हैं, और आपने देखा होगा, सही कह रहे हैं कि यहाँ पे एनडीए का ही सरकार, जो भी सरकार बनी है तो एनडीए के यहाँ पे प्रतिनिधि मिला है। जो एनडीए से चुन के आते हैं प्रत्याशी, उनको लोग जिताने का काम करते हैं। चाहे जेडीयू का हो, वहाँ यहाँ से जेडीयू का भी विधायक रहा, भाजपा का है ही है, एलजेपी था गठबंधन में एनडीए के, उसका विधायक रहा, तो ये गढ़ तो बीजेपी का माना जाता है। पर इस बार सारा समीकरण ध्वस्त होगा, और बदलाव यहाँ भी जनता ने मूड बना लिया है, और बदलाव होगा। जनसुराज का विधायक यहाँ पे बनेगा। कितने दिन से आप क्षेत्र में घूम रहे हैं? गोविंदगंज विधानसभा में आप कितने दिनों से घूम रहे हैं? देखिए, वैसे तो मेरा आना जाना रेगुलर यहाँ रहता ही रहता। चुनाव के पर्पज से कितने दिनों से? हमने अप्रोक्स शायद मुझे लग रहा है कि मार्च में हमने जनसुराज ज्वाइन किया था, तब से तो यही क्षेत्र में ही लगे हुए हैं। तब से दिल्ली नहीं जाते हैं, क्षेत्र में ही रहते हैं? अगर देखिए, काम के लिए आदमी 2-4 दिन निकले चला गया, वो अलग बात है, सब कोई जाता है, तो इतना ही है, बाकी तो क्षेत्र में ही लगे रहते हैं। क्षेत्र में घूम रहे हैं तो रविशंकर पांडे को बहुत अच्छे से आइडिया है कि क्षेत्र की मुद्दा क्या है, लोग क्या कह रहा है क्षेत्र में। तो रविशंकर पांडे 3 ऐसे किसी कार्य को गिनाए जो गोविंदगंज की प्रमुख समस्याएं हैं, जो यहाँ के जनप्रतिनिधियों को कर देना चाहिए था, लेकिन अभी तक वो जनता के हित में उस कार्य को नहीं किया गया है। देखिए, 3 तो सबसे मेन है। एक तो आप देख रहे हैं कि आप कहीं भी चले जाइए, जो स्कूल हैं, विद्यालय, अगर कहीं स्कूल है तो वहाँ पे मास्टर साहब नहीं है, जहाँ मास्टर साहब हैं वहाँ विद्यालय नहीं है, जो कि शिक्षा मस्ट है। अगर शिक्षा सबसे महत्वपूर्ण है, अगर हम किसी बच्चे को शिक्षित बना देते हैं तो उसको रोजगार की कमी नहीं है, खुद हक हुकूक की लड़ाई लड़ सकता है, खुद हक की लड़ाई लड़ सकता है। स्वास्थ्य का आप देख ही रहे हैं कितना चर्चा रहा हाल है, कहीं भी आप जाके देख लीजिए, चाहे अनुमंडल का हो या ब्लॉक का हो या स्वास्थ्य केंद्र जो बने हुए हो, सबका वही हाल है। दवा है, कोरोना के समय में एक ऑक्सीजन किट दिया गया था, यहाँ पे ऑक्सीजन का मशीन पूरा प्लांट बैठा गया था, वो फेलियर हो गया, वो भी फेलियर हो गया, वो भी बंद पड़ा हुआ है। तो ये बड़ा मुद्दा है ही है ना। रोजगार का तो कोई है ही नहीं। जो 3 मस्ट जो चाहिए वो तो है ही नहीं यहाँ पे बिल्कुल। तो करे क्या यहाँ की जनता। और बाकी 65 लाख की आबादी में, पूर्वी चंपारण की जो आबादी है 65 लाख की है, और 65 लाख की आबादी में एक सदर अस्पताल है, और उसमें 4 आईसीयू वेंटिलेटर है, और 2 आईसीयू वेंटिलेटर खुद आईसीयू पे चढ़ा हुआ है। वो काम ही नहीं कर रहा है। आप खुद ही देखेंगे, आए दिन बस नेताजी लोग जाते हैं, फोटो खिंचवाते हैं और निरीक्षण करके आ जाते हैं, काम कुछ नहीं हो रहा। बस फोटो खिंचवाना, चमकाना, यही काम है इन लोगों का, बाकी धरातल पे कुछ नहीं दिख रहा है। 2 काम हो गया, एक शिक्षा हो गया, एक स्वास्थ्य हो गया, तीसरा पिछले हमको लग रहा है कि 20-25 साल से तो हम लोग भी देख रहे हैं कि सलेमपुर का पुल का जो इन लोगों ने घोषणा किया था निर्माण, गोपालगंज से कनेक्ट है, उसको अगर हो जाता है तो एक वो भी बड़ा मुद्दा था कि जो रोजगार भी उसके सहारे निकलता, और जो आने आवाजाही है वो भी। तो टेंडर शायद पास हो चुका है, वो सब अभी आपने देखा होगा, पीछे विधानसभा में जो हंगामा हुआ था, तो हम लोग के विधायक जी ने एकदम अपना वापस ले लिया। भाई जब पथ विभाग के जो मंत्री थे, नितिन नवीन, तो उन्होंने दिया क्या कि 8 किलोमीटर की दूरी पे पता नहीं क्या कह रहे थे बना हुआ है। तो अगर विधायक जी को इतना सूझबूझ होता तो उसके आगे भी तो बना हुआ है 8 किलोमीटर के दूरी पे, तो ये क्यों नहीं बन सकता है। पर उन्होंने अपना वापस ले लिया, तो उसके चलते वो समझिए कि ध्वस्त हो गया, वो भी मामला फिर। आपका कहना है कि यहाँ के विधायक अपनी आवाज़ों को बेहतर तरीके से बुलंद नहीं कर पाते, विधानसभा में बोल नहीं पाते? देखिए, पूरा अगर आप बना करके जाएंगे, पढ़ के जाएंगे, सारी जिस मुद्दे पे आपको चर्चा करना है, तो आप फिर वापस नहीं लेंगे, फिर आपको सारी चीज़ें पता है। अब आधा अधूरा जब ज्ञान लेके जाएंगे
तो फिर तो अगला जब वो कहेगा तो फिर मजबूरी में आप वापस ले ही लेंगे, जबकि इनको लेना नहीं था, ज्ञान की कमी थी। अगर पढ़े होते तो वहाँ पे अपना गोविंदगंज के विधायक साहब जो हैं वो पढ़ के नहीं जाते हैं और किसी चीज़ पे रिसर्च नहीं करते हैं। रिसर्च करके जाए। अब जैसे आज मान लीजिए हमारा नेता है, आप किसी टॉपिक पे बात कीजिए, सबका जवाब है। तो अगर आप किसी मुद्दे पे आपको बात करना है तो उसके बारे में तो आपको जानकारी लेके जाना पड़ेगा ना। जब जानकारी लेके नहीं जाएंगे तो जो आपके ऊपर जो है वो तो आपको दबाएगा ही दबाएगा। तो वही रहा, नहीं तो ये पुल वाला जो मैटर था वो शायद हो सकता था हो जाता, पर नहीं हुआ। अच्छा, आप जनसुराज की तरफ से प्रत्याशी के तौर पे अपने आप को देख रहे हैं। हालांकि जनसुराज में 3-4 लोग एक विधानसभा से प्रत्याशी के रूप में देखते हैं, सब लोग भावी प्रत्याशी अपने आप को लगाते हैं। तो अगर इस वीडियो को जनसुराज की टीम देख रही है, प्रशांत किशोर देख रहे हैं, रविशंकर पांडे में ऐसा क्या क्वालिटी है कि रविशंकर पांडे ही यहाँ के प्रत्याशी हो सकते हैं, ऐसा क्या है? देखिए, ये तो मैं नहीं बता पाऊंगा। ये तो देखिए, अपने बारे में तो आप खुद बता ही सकते हैं, अपने बारे में तो बता ही सकते हैं ना। क्वालिटी देखिए, अगर आप रविशंकर पांडे ही क्यों और क्यों नहीं? अगर रविशंकर पांडे को आप अगर तुलना करेंगे औरों से तो आपको अलग डिफरेंस मिलेंगे ही मिलेंगे। देखिए, हमारे को तो कोई लालच नहीं है, सबसे बड़ी बात यह है, और ना कोई धन कमाना है। ईश्वर ने हमें खुद अपना दिया हुआ है। टिकट का लालच नहीं है? नहीं, टिकट देखिए, टिकट का लालच एक इसमें क्या है, एक मान प्रतिष्ठा यही है। अगर आपको धन कमाना है तो आप खुद काबिल बनो और कमाओ। वो तो ठीक है, टिकट का लालच है कि नहीं रविशंकर पांडे को? टिकट लेना चाहते हैं? इसमें सिर्फ मान सम्मान है। टिकट हम इसलिए चाह रहे हैं कि देखो, एक वो होता है कि भाई अगर किसी के ऊपर आपको मान लीजिए काम कराना है या किसी के ऊपर भाई दबाव देना है, जैसे भी क्षेत्र का विकास कैसे होगा, तो उसके लिए एक ज़रूरी है भाई, अगर आपके पास संवैधानिक पद होना चाहिए। एक संवैधानिक पद अगर मिल जाता है तो उसे जनता का काम आप ठीक ढंग से करा सकते हैं। बाकी अगर भाई अपने खुद के स्तर से आपको पता ही है आज सरकार कितना निडर है, वो सुनने वाली तो है नहीं। अभी आपने देखा ही कल कितना हड़काना पड़ा प्रशांत जी को। तो टिकट तो इसलिए चाहिए कि भाई एक संवैधानिक पद हो जाएगा जिसके चलते क्षेत्र का हमारा विकास होगा, जनता की जो बातों को हम ऊपर तक ले पहुँचाएँगे। ऐसा तो सब कोई बोलता है कि हमको टिकट मिल जाएगा, ऐसा क्या अलग क्वालिटी है कि नहीं रविशंकर पांडे इज द बेस्ट फॉर गोविंदगंज विधानसभा? ये अपनी अच्छाई अपने से नहीं बोलना चाहिए, जनता खुद अपने आप कर लेगी। अच्छा, जनता जब क्षेत्र में घूम रहे हैं तो जनता क्या कह रही है कि इस बार बदलाव का मूड जनता का है? जनता के वो देख रहे होंगे, जनता की बातें सुन रहे होंगे, तो जनता का मत क्या है, मूड क्या है? जनता तो एकदम 100% मूड बना रखी है बदलाव के लिए। हम लोग यही कह रहे हैं कि जो आप लोग बदलाव चाह रहे हैं ना, ये अभी आप लोग कह रहे हैं, इसको हकीकत में दिखाना है। तो हम लोग उसी प्रयास में हैं कि उसको हकीकत में तब्दील हो जाए। तो हम लोग जगा रहे हैं जनता को, जनसुराज के बारे में जो बता रहे हैं, इसलिए लगे हैं कि भाई जो अभी चर्चा है वो धरातल पे उतरे। लोग कह रहे हैं कि जनसुराज है वोट कटवा पार्टी है, बस वोट काट के 5,000 10,000 हर विधानसभा में वोट काटेगी और शांत हो जाएगी, सीट एक भी नहीं निकलने जा रहा है। इस पे क्या बोले? नहीं, वोट कटवा नहीं, प्रशांत जी ने अभी आपको कहा था ना, आपने सुना होगा, जब वोट कटवा तो है पर ये वोट इतना काटेगा कि जो दोनों तीनों पार्टियां होगी वो खुद अपने आप कट जाएगी, और इतना काटेगा कि सरकार जनसुराज बना लेगा। सरकार बनाने में जनसुराज की सहभागिता रहेगी, रोल रहेगा कुछ? रोल नहीं, सरकार ही जनसुराज बनाएगा, सहभागिता की तो बात दूर की है। प्रशांत किशोर भी बोले थे कि 130 सीट अगर आती है तो मेरे जीवन काल की सबसे बड़ी हार होगी। फिर दूसरे इंटरव्यू में बोलते हैं या तो अर्श पे रहेंगे नहीं तो फर्श पे रहेंगे। फिर एक स्टेटमेंट में बोलते हैं कि नीतीश कुमार 25 सीट ला रहे हैं, फिर उसी स्टेटमेंट को चेंज करते हैं, बोलते हैं कि कम आएगी, पिछले विधानसभा से कम आएगी। तो स्टेटमेंट बार बार प्रशांत जी का भी चेंज होते रहता है, तो ऐसा प्रत्याशियों का भी रहेगा? अभी देखिए, जनता का भी तो आकलन हो रहा है ना। अभी पीछे 12, 13, 15 से आकलन कर रही थी जनता जो है। आज जनता के मूड में है कि 40-50 सीटें तो जनसुराज लाएगी। आप जैसे जैसे समय बीतेगा, 2-3 महीना और जब बीतेगा तो ऑटोमेटिक जनता कहेगी ना सरकार तो जनसुराज ही बनाएगी। तो ऑटोमेटिक आप देख रहे हैं पिछले 1 महीना 1.5 महीने में ग्राफ जनसुराज का कहाँ से कहाँ पहुँचा है। तो वैसे ही अभी जो लोग जनता आकलन कर रही है, ये पिछले 1-1.5-2 महीना जो बीता है उसका कंपेयर कीजिए, अब जो चल रहा है उसका कंपेयर करेंगे तो आने वाले 2 महीने में पूरा आपको जनसुराज मय दिखेगा। और सरकार हकीकत में 130 नहीं, हम लोग को उम्मीद है कि 150-200 के बीच में सीट हम लोग की आएगी। रविशंकर पांडे क्या देखते हैं कि एक विधायक बनने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी चीज़ क्या होता है? जनता का मत, जनता का प्यार, या फिर बाहुबल या पैसा, क्या चाहिए? जनता का प्यार, जनता का मत, ये सबसे बड़ा बल है विधायक बनने के लिए। ना कोई बाहुबल चाहिए, ना कोई पैसा चाहिए। जनता जिसको चाह लेगी उसको
अपना नेतृत्व करने के लिए। पप्पू यादव का एक इंटरव्यू में देख रहा था, तो वहाँ पे पप्पू यादव बोलते हैं कि एक विधायक बनने के लिए 5 करोड़ रुपए की खर्च होती है। क्या लगता है कि 5 करोड़ रुपए खर्च करके विधायक बना जा सकता है? नहीं देखिए, पैसा तो एक ज़रूरी चीज़ है ही है भाई। आप ठीक है चुनाव लड़ेंगे, उसमें पैसे खर्च होते हैं। एक विधायक बनने के लिए कितना पैसा खर्च हो सकता है? नहीं, जो जो चाहिए खर्चा वो तो सरकार ने बनाई रखा है। एक आपको पता ही है, दे रखा है लिमिट 20 या 40 लाख का है, तो उतना तो खर्च होना ही होना है, उससे कम तो होगा ही नहीं। हाँ, अब जो चुनाव जीतने के लिए आदमी आपको पता ही है, कमी तो छोड़ता नहीं है। जैसे भी है चुनाव जीतना है तो जो खर्च लगेगा वो तो करना ही पड़ेगा। मतलब कितना अनुमानित, कितना एक विधायक बनने के लिए बताइए आज लोगों को कि विधायक बनने में कितना खर्च होता है। लोग समझता है कि बस वोट, गांव में जाइए वोट ले लीजिए, लेकिन उसके पीछे कितना पैसा लग जाता है। वोट खरीदने में पैसा नहीं लगता है, लेकिन किसी और चीज़ में पैसा लगता है। आपके साथ 10 लोग घूमते हैं, प्रचार प्रसार होता है, आप सब लोगों को साथ में लेके चलते हैं। इसमें कितना एक विधायक बनने के लिए पैसा खर्च हो जाता है? देखिए, पैसा तो खर्च होता है, इसमें सबको पता है। और 4 करोड़ नहीं, मतलब खर्चा तो होता है, सबको पता है। कोई जरूरी नहीं है कि ऑन 4 करोड़ खर्च होता है। ऑन कैमरा ही बोला जाए। पर यह है कि मतलब अगर ये कहा जाए ना कि वोट खरीद लेंगे, तो खरीदने की जरूरत नहीं है। अगर जनता ने मूड बना लिया है तो जन स्वराज को बिना पैसे खर्च किए भी। अगर पार्टी टिकट देती है तो कितना मुश्किल होगा गोविंदगंज विधानसभा में फाइट करना, क्योंकि एनडीए के प्रत्याशी के तौर पे यहाँ से ज़्यादा चांसेस लग रहा है कि भाजपा का ही सीट रहे। नहीं रहेगा तो फिर राजू तिवारी आएंगे, जन स्वराज से कोई ना कोई आएगा ही, आप आए या फिर कोई आए, या किसी और पार्टी से, जैसे कांग्रेस से ब्रजेश पांडे, रवीश कुमार के भाई हैं। तो कितना डिफिकल्ट होगा यहाँ पे चुनाव लड़ना? कैसे जनता को विश्वास दिला पाएंगे कि नहीं, हम जो बातें कर रहे हैं सत्ता में बैठेंगे तो इसी बात को इम्प्लीमेंट भी करेंगे? कितना मुश्किल होगा? देखिए, मेरे लिए तो कोई मुश्किल नहीं लग रहा है, इसलिए कि मुझे ऐसा लग रहा है कि 15 सालों से मुझे लोग जानते हैं और हमारी बातों को, विचारों को सबने समझा हुआ है। तो हमारे लिए कोई भी आ जाए, चाहे बीजेपी से आ जाए, एलजेपी से आ जाए, या जो भी एनडीए गठबंधन से आ जाए, हमारे लिए कोई नहीं लग रहा है मुश्किल। हमारे लिए तो आसानी लग रहा है। हम तो चुनाव 100% निकाल लेंगे। टिकट देती है तो सीट गोविंदगंज विधानसभा की जन स्वराज के खाते में डाल देंगे। पार्टी टिकट दी तो आप ये मान लीजिए कि 12 से 1 बजे तक की काउंटिंग में गोविंदगंज का सीट सबसे पहले जन स्वराज के पक्ष में जाता है। बड़ी बात कह रहे हैं। जिस विधानसभा में बैठे हैं वो एनडीए का गढ़ रहा है, यहाँ से जो भी एनडीए आता है वहीं जीतता है, और इतनी बड़ी बातें आप कह रहे हैं। जो मैं कह रहा हूँ आप ऑन कैमरा आप देख लेना जो मैं कह रहा हूँ। और अगर पार्टी ने दिया टिकट तो आपको उस दिन भी साबित करके दिखाऊंगा कि 12-1 बजे के बीच में वहाँ से रिजल्ट आपके पक्ष में रहेगा। टिकट देती है तो फिर जीतने के बाद पहला इंटरव्यू मेरा ही रहेगा। बिल्कुल, पहला इंटरव्यू आपके साथ एकदम रहेगा। क्या हो गया सर? कोई बात नहीं, आगे नहीं काट दीजिएगा। हाँ, इसमें काट देंगे। अच्छा, दूसरे चीज़ पे बात कर लेते हैं। एक चीज़ बीच में हम छोड़ दिए थे, भाजपा से क्यों अलग हो गए? रविशंकर पांडे लगातार 3 विधानसभा में भाजपा के लिए काम किए, और ऐसा लग रहा था कि भाजपा टिकट देगी रविशंकर पांडे को गोविंदगंज से, एक ना एक वक्त देगी, या भाजपा कहीं ना कहीं इनको सेटल करेगी और चुनाव जरूर लड़वाएगी, क्योंकि भाजपा की तरफ से आप बहुत ही एक सच्चे कार्यकर्ता के दौर पे काम कर रहे थे। कहाँ मोह भंग हो गया कि आप भाजपा को छोड़ जन स्वराज का दामन थाम? देखिए, 2000 मुझे याद है कि 12 में मैंने पार्टी राधा मोहन सिंह जी के नेतृत्व में यहीं हाई स्कूल जो अपना है आर्या श्री सोमेश्वरनाथ, उसमें ज्वाइन किया था। और मेरा टिकट 100% जो हर जगह राधा मोहन जी कहते थे कि रविशंकर जी 2015 में चुनाव लड़ेंगे, तो क्लियर था। पर उस समय हुआ क्या कि सीट चला गया गठबंधन में। गठबंधन धर्म का पालन करते हुए सीट को बदल दिया। हाँ, तो गठबंधन के चलते वो सीट चला गया एलजेपी को। और उन्होंने बोला कि राधा मोहन जी ने कि कोई नहीं, अभी बहुत समय है, तो अभी इस बार हम लोग सपोर्ट करते हैं। तो हमने सपोर्ट किया और यहाँ से भाई एलजेपी का विधायक चुना गया। जी, राजू तिवारी जी विधायक बने। उसके बाद गठबंधन टूटा 2020 में। उस समय भी हमारी खूब अच्छी ट्यूनिंग थी, और इन मौके पे राधा मोहन जी ने बोला कि इस बार सुनील जी को हम चाह रहे हैं। मैंने खुद उनको फ़ोन करके बधाई दिया था। मेरा फर्स्ट कॉल मेरा ही आया था सुनील जी के पास कि इस बार आपका टिकट कंफर्म हो रहा है, और आश्चर्य लगा उनको। फिर यहाँ से बहुत फ़ोन आया, पर यह है कि पता नहीं, मतलब आप फ़ोन करके आप राधा मोहन सिंह आपको बताएं कि हाँ सुनील जी को मौका देना चाहते हैं, तो वो एक कार्यकर्ता के दौर पे दुखी हुए होंगे, मन में सोचे होंगे कि कहाँ कमी रह जा रही है, तो आपको बताया नहीं कि क्यों नहीं आपको मौका? क्योंकि आप तो क्षेत्र में काम भी कर रहे थे, लोग आपको जानता भी था। नहीं, मुझे खुशी हुई कि चलो कम से कम भाजपा यहाँ से चुनाव लड़ रही है, इसलिए कि
पिछले कई टर्म से आप देखेंगे तो कभी जेडीयू कभी एलजेपी रहा। तो जब भाजपा के कोटे में आ रहा था तो हमें लगा कि ठीक है, कोई बात नहीं, भाजपा लड़ती है तो कोई दिक्कत नहीं है, इस बार नहीं तो अगले बार। हाँ इस बार नहीं तो अगले बार। और उन्होंने जो दिया कि आपसे सीनियर भी हैं सुनील जी, और 2 टर्म का जिला अध्यक्ष भी रहे हैं, तो एक चांस देना चाहिए उनको। तो मुझे भी लगा कि ठीक है, अगर ऐसी बात है तो उसके हिसाब से तो फिर मैं भाई उनसे जूनियर ही था, तो अगर कोई बात उचित हो तो उचित ही कहा जाएगा। फिर मैंने बोला ठीक है जी, कोई दिक्कत नहीं, उनको दे दिया जाए, और सहमति थी, कोई दिक्कत नहीं था। हमने बोला ठीक है, हमने बधाई दिया फ़ोन करके, फर्स्ट फ़ोन मेरा ही आया। पिछले इलेक्शन तक आप साथ थे, तो अचानक इस इलेक्शन में कब ऐसा कुछ बात हो गया कि आप उसको क्विट किए और जंसुराज का दामन थाम लिए? परिवर्तन हो गया। आप देखिए पहले में अब में काफ़ी परिवर्तन, देखिए बिहार के नज़रिया से अगर देखा जाए तो बिहार पिछले 35 सालों से बहुत पीछे चला गया है। पहले आपने देखा होगा जंगल राज का नाम से जाना जाता था आरजेडी। अब उसके बाद से जब नीतीश कुमार एनडीए की जो सरकार बनी तो उसमें भी भ्रष्टाचार सरकार की तरफ से इतनी, भाई अंकुश सरकार का तो है नहीं, नीतीश जी तो कहते हैं कि सुशासन की सरकार है। कोई सुशासन नहीं है। आए दिन आप देख रहे हैं गोलियां चल रही है, लोग मारे जा रहे हैं, अफसर का कितना गुंडा राज चल रहा है, दारू के चक्कर में सारा प्रशासन दारू में लगा हुआ है, क्षेत्र में कोई मतलब ही नहीं है, आए दिन लोग कच्चे दारू के चलते मर रहे हैं। तो मतलब गृह मंत्रालय तो बिल्कुल फेलियर है जो नीतीश कुमार जी के अंडर है, ना उसमें किसी अधिकारी पे उनका अंकुश है। 4-5 जो मेन अधिकारी हैं जो भी रिटायर हो गए हैं, वही एक तरीके से सरकार चला रहे हैं, उनका तो दिमाग काम करना बंद कर दिया है। तो आप भी इस बात को मानते हैं? विपक्ष लगातार आरोप लगा रहा है कि नीतीश कुमार मानसिक रूप से अस्वस्थ हैं, अब उनको रिटायरमेंट ले लेना चाहिए। बिल्कुल वो मानसिक रूप से एकदम अस्वस्थ हो गए हैं। आपने देखा होगा विधानसभा से लेकर के अदर मंचों पे भी उन्होंने जैसा कारनामा किया है, बिहार को सर्वनाश किया है, सबने देखा है। तो इन सब चीज़ों को देख के, और प्रशांत जी को पिछले में बिहार जो कि बात बिहार की होती है तो आदमी का स्वाभाविक बात है कि नेचुरल आदमी बिहार के बारे में सोचता है। तो प्रशांत जी का जो 3 साल से पदयात्रा को हमने फॉलो किया और देखा, तो मुझे लगा कि यार एक ही पार्टी है जनसुराज जो कि बिहार के बारे में सोच रही है। बाकी या पहले अगर आप देखेंगे जो इंडिया गठबंधन आज बना हुआ है या एनडीए गठबंधन है, दोनों गठबंधन जो है आपने देखा सिर्फ अपने सत्ता का सुख के लिए लगी रही, केंद्र में उनका सरकार मतलब कैसे बना रहे। तो ये सब सबको सत्ता की लालच रही, जनता के लिए कोई कुछ नहीं सोचा, बस सत्ता 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 की कुर्सी चाहिए। बस उनको जो है सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, सत्ता चाहिए, उससे बस उसके अलावा से उनको कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए हमने सोचा कि नहीं, बिहार की बात हो रही है तो फिर बिहार के बारे में सोचना चाहिए, और जो हमसे बन सकता है जनसुराज के लिए वो करना चाहिए। तो हमने जनसुराज ज्वाइन कर लिया। लगता है कि इस बार जनसुराज टिकट देगी। अगर टिकट देती है तो जीतने के बाद पहली प्राथमिकता गोविंदगंज के लिए आपकी क्या होगी? अपने आप को समर्पण कर दूंगा यहाँ पे, जो जितना मेरे से बन सकता है वो सब करूँगा, जिससे एक इतिहास बने गोविंदगंज विधानसभा में कि कोई एक बंदा यहाँ पे है जो कि सिर्फ 24 घंटा विधानसभा के बारे में, जो अपना विधानसभा के बारे में सोचता हो, मतलब एक मन धन से सबसे समर्पित कर देंगे अपने आप को जन सेवा में समर्पित कर दूंगा, जो कि एक इतिहास बनेगा। जहाँ तक क्या कहेंगे गोविंदगंज की जनता अगर वीडियो देख रही है तो गोविंदगंज की जनता से क्या अपील है? मेरा तो ये विनम्र निवेदन है इस बार गोविंदगंज की जनता से कि जनसुराज के लिए इस बार जी जान से जो जैसे बने बदलाव के लिए इस बार अपने आप को, जैसे मैं समर्पण करने के लिए तैयार हूँ, आप भी समर्पण करें, और गोविंदगंज के साथ साथ पूरे बिहार में बदलाव की मुहिम को लेके चलें और जनसुराज की सरकार बने, यही मेरी अपेक्षा है लोगों से। बहुत बहुत धन्यवाद टाइम देने के लिए। धन्यवाद। तो ये पूरी बातचीत रविशंकर पांडे जी के साथ हो रही थी। आपको ये बातचीत कैसी लगी? आप अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, पढ़ेंगे जरूर। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए आप बने रहिए नेक्स्ट जन ब्रॉडकास्ट के साथ। मैं शुभम उपाध्याय, बहुत बहुत धन्यवाद आपका।